नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की प्रमुख अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की समीक्षा की है। उन्होंने हरिद्वार गांव कॉरिडोर, शारदा रिवर फ्रंट और ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी परियोजनाएं प्राथमिकता के आधार पर तय समय सीमा में पूरी हो और अगले 6 महीनों में जमीनी प्रगति दिखे। साथ ही उन्होंने गंगा स्वच्छता, घाटों के सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने पर जोर दिया है ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो। देहरादून में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण और पर्यटन विभाग की तैयारियों की समीक्षा की गई है। वहीं मुख्य सचिव ने जाम और भू संकलन संभावित क्षेत्रों में पुलिस तैनाती, होल्डिंग एरिया बनाने और यात्रियों की समय पर सूचना देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 60 वर्ष से अधिक आयु के श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच, ट्रेनिंग, रूट्स पर आपात व्यवस्थाएं, सड़कों की मरम्मत और बिजली पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है। देहरादून में पंचायती राज मंत्री मदन कौशिक ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की 7,817 ग्राम पंचायतों का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। वहीं मंत्री ने प्रत्येक ब्लॉक में 5 गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने पर जोर दिया है। साथ ही ड्रेनेज व्यवस्था, कूड़ा निस्तारण और पंचायत भवन निर्माण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ कार्य करने की हिदायत भी दी है। आज जो पंचायत विभाग है, आज उसकी समीक्षा बैठक की है और मैंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चाहे वो राज्य योजना के अंतर्गत काम हो, चाहे राज्य सरकार के किसी विभाग के काम हो, चाहे वो सांसद के द्वारा योजनाओं के काम हो, चाहे विधायक के काम हो, चाहे वो जिला पंचायत के द्वारा काम हो, चाहे ब्लॉक के द्वारा हो, अल्टीमेटली सब कामों का जो एक इकाई है वो ग्राम है। देहरादून में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने अहम निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी विशेषज्ञताओं के अनुसार नियमित सेवाएं दें ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। निर्देशों के तहत सीएमओ समेत सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों की सप्ताह में कम से कम 2 दिन अपने विषय से संबंधित सेवाएं देना अनिवार्य किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे डॉक्टरों की दक्षता बनी रहेगी और आम जनता को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। अब जिस भी सब्जेक्ट के वो स्पेशलिस्ट है, सपोज कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई रेडियोलॉजिस्ट है, तो वो अपने हुनर को मरने न दे और वो भी जहाँ रेडियोलॉजिस्ट है वो जाकर के अब हफ्ते में 2 दिन कम से कम वो रेडियोलॉजिस्ट की तरह काम करे और जो सर्जन है वो सर्जरी की तरह सर्जरी करके अपने सर्जन की तरह काम करे। तो ये उनको निर्देश देगा कि अपने हुनर को भी बचाओ और क्योंकि स्पेशलिस्ट की कमी है तो कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति से अपने विशेषज्ञता का फायदा आम आदमी को मिले, इस पर भी काम करें। देहरादून में बद्री केदार मंदिर समिति के तीर्थ स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर सियासत तेज हो गई है। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि मंदिर समिति की व्यवस्थाओं को तय करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम की पवित्रता बनाए रखना जरूरी है और धार्मिक मर्यादाओं का पालन होना चाहिए। साथ ही मांस, मदिरा सेवन या अनुचित गतिविधियों से जुड़े लोगों पर प्रतिबंध की बात कही है ताकि धाम की गरिमा बनी रहे।
देखिए, वो मंदिर समिति अपने आप में स्वतंत्र है। उन्होंने वो जो मतलब व्यवस्था बनाई होगी, उस हिसाब से वो व्यवस्था को आगे संचालित करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो मंदिर परिसर है, गर्भगृह है, उसके लिए उन्होंने कहा है। और जो मैंने ये कहा था कि वहाँ पर जिस तरह से कुछ लोग बाहर से आकर मांस मदिरा का वहाँ पर व्यापार करते हैं। देहरादून में बीजेपी नेता ज्योत सिंह बिष्ट ने मेरी गणना मेरी गांव अभियान को व्यापक रूप से लागू करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि इस अभियान के जरिए देश विदेश में रह रहे प्रवासियों से अपने मूल गांवों की जनगणना के दौरान शामिल होने की अपील की जा रही है। इसका उद्देश्य पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में गांवों की जीवित रखना है। महेंद्र भट्ट ने इस पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देखिए, अपनी गणना अपने गांव अभियान उत्तराखंड के पहाड़ के और मैदान के गांव को बचाने का अभियान है, क्योंकि हम सब लोग लगातार अलग अलग कारणों से गांव से शहर की तरफ पलायन करके गांव को जो खाली कर रहे हैं। तो इस समय भारत में जो जनगणना हो रही है, तो उस जनगणना के समय जो 9 फरवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 के बीच होने वाली है, हम सब लोगों को, जो प्रवासी लोग हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं कि वो जनगणना के समय अपने गांव जाएं और अपनी गणना वहां पर करा करके उस गांव को जिंदा रखने में अपना योगदान दें। और इसके लिए हमने एक संयोजक मंडल बना करके देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने प्रशासनिक कार्यों को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा है कि सरकारी योजनाओं का असर सीधे जनता तक दिखना चाहिए। लंबित मामलों में समयबद्ध निस्तारण और काम में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साथ ही अधिकारियों को जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता रहने और उन्हें अनावश्यक दफ्तरों के चक्कर न लगाने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की 27 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। वहीं 23 मार्च से चल रही इस हड़ताल के कारण लोक निर्माण विभाग सहित कई अहम विभागों के काम ठप पड़ गए हैं। विभाग अध्यक्ष परिसर में बड़ी संख्या में इंजीनियर धरने पर बैठे हैं। हड़ताल का असर चार धाम यात्रा से जुड़े कार्यों के बांध परियोजनाओं और सिविल और सड़क निर्माण पर साफ दिखाई दे रहा है। महासंघ ने साफ कहा है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रांतीय अध्यक्ष उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ, हम लोग विगत 23 मार्च से अपनी 27 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। शासन में हमारी वार्ताएं भी चल रही हैं, लेकिन काफी सारे मुद्दों पे हमारा समझौता नहीं हो पा रहा है। शासन हमारी कुछ बातों को से तो सहमत है, लेकिन कुछ बातों में अभी भी गतिरोध बना हुआ है। हमारी जो जिस मांग पे मुख्यतः गतिरोध है, वो है 10 साल में कनिष्ठ अभियंता को 5400 ग्रेड पे देना, उसमें अभी भी गतिरोध बना हुआ है। देहरादून में चारधाम यात्रा से पहले बद्रीनाथ मास्टर प्लान को लेकर सियासत तेज हो गई है। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जमीनी स्तर पर अभी भी 40 से 50% काम अधूरा है। उन्होंने कहा है कि धाम के दौरे के दौरान कई व्यवस्थाएं अधूरी मिली है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को समीक्षा बैठकों को शामिल नहीं किया जाता है। साथ ही अलकनंदा नदी और पुरोहितों के पुनर्वास से जुड़े मुद्दों पर भी चिंता जताई है। ये जनप्रतिनिधि का सवाल है, ये उत्तराखंड सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण सा लाखों लोगों की आस्था का सवाल है। मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो बद्रीनाथ मास्टर प्लान है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पीएमओ की सीधे निगरानी में इस काम को देखा जा रहा है। उसके बावजूद भी आप वहां पे जो काम देखेंगे, काम की गुणवत्ता देखेंगे, उसका ढीलापन देखेंगे, तो आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। हमारा जो श्री नारायण का मंदिर है, श्री नारायण के मंदिर के चारों ओर आपने वहां की जो पंडा पुरोहित समाज था,
दुकानें थी, लोगों के घर थे, वो तमाम चीजें तोड़ दी और उसके बाद पूरा का पूरा श्री नारायण के चारों ओर खंडर बना दिया। देहरादून में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। पार्टी की राष्ट्रीय प्रभारी कुमारी सैलजा के प्रस्तावित दौरे के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है। इस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में नेतृत्व को लेकर खींचातान और तालमेल की कमी दिख रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई नेता खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार मान रहे हैं, जिससे संगठन कमजोर नजर आ रहा है। अभी तक प्रभारी जी का कोई भी, कांग्रेस की प्रभारी जी का कोई भी बयान उसमें अभी तक नहीं आया है। और प्रदेश अध्यक्ष जी का आज बयान जरूर आया है कि कोई भी नेता अगर अपनी बात कहे तो प्लेटफॉर्म में कहे। आज मुझे लगता है नींव टूटी है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी की भी, और राष्ट्रीय प्रभारी जी का तो अभी पता ही नहीं है। ठीक है, वो आ रही हैं, उनका अपना रूटीन कार्यक्रम होगा, लेकिन देर आई दुरुस्त आई, 5 साल में पहली बार यहाँ आ रही हैं और मुझे लगता है उनका ये पहला ये ऑफिशियल दौरा होगा। विशेषकर कुमाऊं का तो पहला ही है, गढ़वाल में 1-2 बार आई हैं देहरादून में, और वो कुछ भी करें कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इतनी बड़ी सिर फुटोवल है। देहरादून में महिला आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए महिला सम्मान सर्वोपरि है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि वे जो कहते हैं उसे पूरा भी करते हैं। रुचि भट्ट ने इसे महिलाओं के लिए ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि यह मातृशक्ति के सम्मान से जुड़ा बड़ा कदम है। हम तो बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। अभी देखिए, महिला सम्मान भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विशेष उनका योगदान रहा है, और उन्होंने बहनों को, क्योंकि वो कहते हैं हमेशा कि आज मैं प्रधानमंत्री हूँ तो अपनी बहनों की वजह से हूँ, तो उन्होंने एक स्नेह और एक तोहफे के रूप में सभी बहनों को ये अपना गिफ्ट दिया है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का सारी महिलाओं की तरफ से, महिला मोर्चा उत्तराखंड ही नहीं, मुझे लगता है पूरे राष्ट्र की महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत नमन और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। देहरादून नगर निगम ने टैक्स कलेक्शन में नया रिकॉर्ड बनाया है। निगम ने पिछले साल के मुकाबले करीब 40% अधिक वसूली करते हुए 72.34 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स संग्रह किया है। मुख्य नगर अधिकारी नमामि बंसल के अनुसार इस बढ़ोतरी में बेहतर मॉनिटरिंग और जागरूकता अभियान की अहम भूमिका रही है। उन्होंने बताया है कि कुछ नीतिगत फैसले बोर्ड बैठक में किए जाएंगे और न्यायालय के निर्देश अनुसार आगे की प्रक्रिया तय होगी। छूट समेत 72.34 करोड़ कलेक्ट किया है, और ये अपने आप में अब तक का हाईएस्ट कलेक्शन है। लास्ट ईयर की तुलना में ये 40% का इंक्रीमेंट है। देहरादून के कांग्रेस के भीतर जारी खींचातान के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर सियासत तेज हो गई है। हालिया घटनाक्रम के बीच कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि हरीश रावत पार्टी के वरिष्ठ नेता है और उनका अनुभव पार्टी के लिए बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक परिवार है और सोशल मीडिया से कुछ समय में दूरी बनाना गलत नहीं है। साथ ही उनके अनुभव और सुझावों का पार्टी आगे भी उपयोग करती रहेगी। आदरणीय हरीश रावत जी इस प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को मानती है। उनसे सलाह लेने के लिए समय समय पर मुख्यमंत्री, शासन के अधिकारी और मंत्री आते रहते हैं और कांग्रेस पार्टी को इस प्रदेश की सत्ता में देखना उनका सपना है। वो बार बार सोशल मीडिया पे, सार्वजनिक मंचों पे भी इस बात को कहते हैं। और कांग्रेस एक परिवार है और परिवार के अंदर आप देखते हैं कि कभी कभी कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें जरूरी नहीं कि सबकी सहमति हो, लेकिन अपनी जो बात है वो पार्टी में जो है नेता कहते हैं। और हरीश रावत जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से सहजता से अपनी बात को रखा है कि 60 वर्षों की उनकी सेवा हो गई है। ऋषिकेश में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ के बाद हरियाणा के शातिर अंतर्राज्यीय वाहन
चोर इमरान को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के भागने के दौरान पुलिस पर फायरिंग की गई है, लेकिन टीम ने सूझबूझ से उसे पकड़ लिया है। पुलिस ने उसके पास से 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस और एक खोखा और फर्जी नंबर प्लेट लगी कार बरामद की है। पूछताछ में आरोपी ने कई वाहन चोरों की वारदात में शामिल होने की बात कबूली है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उधम सिंह नगर के नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वहीं आपको बता दें कि किच्छा क्षेत्र में एंटी नारकोटिक्स टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक महिला तस्कर समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। महिला के पास से करीब 133 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से नशा तस्करी में सक्रिय थी और आसपास के क्षेत्र में सप्लाई करती थी। वहीं पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन के क्रम में ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत लगातार जनपद उधम सिंह नगर में कार्रवाई जारी है, जिसके क्रम में 2 अलग अलग मामलों में कल ANTF जनपद उधम सिंह नगर तथा STF कुमाऊं और कोतवाली रुद्रपुर और कोतवाली किच्छा के 2 अलग अलग मामलों में हमने लगभग 236 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी कुल बाजार में कीमत 71 लाख रुपए है, जिसमें 2 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है। जो पहला मामला है, जो ANTF और कोतवाली रुद्रपुर का एक जॉइंट कार्रवाई चेकिंग के दौरान की गई है, ये रुद्रपुर रामपुर बाईपास के नज़दीक एक युवक को पकड़ा गया है, जिसका नाम अर्जुन सिंह है। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत SSP प्रवेंद्र डोभाल की सख्ती का असर अब दिखने लगा है। शहर के करीब 50 पब, बार और होटलों ने अपनी CCTV कैमरे का एक्सेस पुलिस को दे दिया है। इससे पुलिस कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस पहल से आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। इस कदम से शहर में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। के संबंध में एक बृहद मीटिंग मेरे द्वारा यहाँ ली गई थी, जिसमें जो पब, रेस्टोरेंट और जो बड़े जहाँ पर भी अल्कोहल सर्व होता है, ऐसे जो स्थानों को चिन्हित करते हुए हम लोगों ने उनका जो एक्सेस कंट्रोल है CCTV का, जो उनके फ्रंट डोर पे और उनकी सामने पार्किंग या रोड हेड पे हम लोगों ने उनके 2 एक्सेस लिए हैं, ताकि जो पब और बार की जो क्लोजिंग की जो टाइमिंग है उसको हम लोग मॉनिटर कर सकें। साथ में अगर वहाँ कोई इस तरीके से गतिविधियाँ या संदिग्ध गतिविधियाँ नजर आती हैं, उस पर भी हम तत्काल कार्रवाई कर सकें। उसके लिए सभी जो थाना प्रभारी हैं उनको भी निर्देशित किया गया है और उसके लिए विशेष रूप से जो हमारी जो एक टीम है जो इस पर भी नज़र रखेगी। मुझे उम्मीद है कि इससे निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत SSP प्रवेंद्र डोभाल की सख्ती का असर साफ दिखाई दे रहा है। शहर के करीब 50 पब, बार और होटलों ने अपने CCTV कैमरे का एक्सेस पुलिस को सौंप दिया है। अब पुलिस कंट्रोल रूम में इन प्रतिष्ठानों की लगातार निगरानी कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। के संबंध में एक बृहद मीटिंग मेरे द्वारा यहाँ ली गई थी, जिसमें जो पब, रेस्टोरेंट और जो बड़े जहाँ पर भी अल्कोहल सर्व होता है, ऐसे जो स्थानों को चिन्हित करते हुए हम लोगों ने उनका जो एक्सेस कंट्रोल है CCTV का, जो उनके फ्रंट डोर पे और उनकी सामने पार्किंग या रोड हेड पे हम लोगों ने उनके 2 एक्सेस लिए हैं, ताकि जो पब और बार की जो क्लोजिंग की जो टाइमिंग है उसको हम लोग मॉनिटर कर सकें। साथ में अगर वहाँ कोई इस तरीके से गतिविधियाँ या संदिग्ध गतिविधियाँ नजर आती हैं, उस पर भी हम तत्काल कार्रवाई कर सकें। उसके लिए सभी जो थाना प्रभारी हैं उनको भी निर्देशित किया गया है और उसके लिए विशेष रूप से जो हमारी जो एक टीम है जो इस पर भी नज़र रखेगी। मुझे उम्मीद है कि इससे निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा। गदरपुर क्षेत्र में बेमौसम तेज बारिश ने किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। खेतों में खड़ी गेहूं की तैयार फसल बारिश के कारण गिरकर खराब हो गई है और कई जगह सड़ने लगी है। पानी भरने से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है और बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऐसा है, देखो, बारिश की वजह से जो किसान हैं, कई 100 एकड़ यहाँ जो ज़मीन है, जो फसल है वो नष्ट हो चुकी है और बारिश की वजह से पूरी फसल बर्बाद है।
मेरा कहना यही है कि सरकार को किसानों के प्रति इनका मुआवजा देना चाहिए। किसान तो नहीं तो पट है, जो ज़मीन है पूरी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ तक भी कुछ हालात है सही हैं, दिख रहे हैं आपको। आगे चल के देखना, आप पूरी फसल काली पड़ चुकी है इस टाइम बारिश से, पूरा पानी खेतों में पानी भर चुका है। मैं इस पर ये कहूँगा, ये देखिए मेरा ही खेत है। गेहूँ का जो हालत है इस समय 2 दिन से लगातार बारिश के कारण से पूरी गेहूँ एकदम मेरा नष्ट हो रखा है। मैं प्रशासन से ये निवेदन करूँगा कि जो हालात है इस समय, इसमें हम लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। और लगातार हम किसान लोगों के साथ अत्याचार भी होता जा रहा है कि कभी न कभी किसान लोग ही जो भी करे, किसान लोगों के साथ ही नुकसान होते जा रहा है। और शासन प्रशासन से निवेदन ये कहेंगे हमें मुआवजा दिया जाए। देहरादून समेत उत्तराखंड के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। रात से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण तापमान में करीब 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंडक बढ़ गई है। और पहाड़ी इलाकों में पिछले 3 दिनों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी दिख रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बदलते मौसम से किसान चिंतित है, क्योंकि लीची और आम समेत रबी फसलों पर असर पड़ सकता है। देहरादून में चारधाम यात्रा से पहले हेली टिकट के नाम पर ठगी के बढ़ते मामले को देखते हुए एसटीएफ ने एडवाइजरी जारी की है। वही एसएसपी एसटीएफ और अजय सिंह ने बताया है कि ठगी फर्जी वेबसाइट और सोशल मीडिया के जरिए यात्रियों को निशाना बना रहे हैं। अब तक 25 से अधिक फर्जी वेबसाइट और 50 से अधिक मोबाइल फोन ब्लॉक किए जा चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हेली सेवा की बुकिंग अभी शुरू नहीं हुई है और अब भी होगी, वही केवल IRCTC की अधिकृत वेबसाइट से ही होगी। देखिए, आपकी बात एकदम सही है कि हमारी जैसे जिस तरह की धोखाधड़ी चारधाम यात्रा में खासकर हेली टिकटों को लेकर होती रही है, उसकी रोकथाम के लिए सरकार ने काफ़ी प्रिवेंटिव स्टेप्स उठाए और विगत वर्षों की तरह इस बार भी एसटीएफ और जो हमारी साइबर की टीमें हैं वो विशेष नज़र रखे हैं कि इस तरह की हेली बुकिंग में जो हमारे तीर्थयात्री इस पावन यात्रा में आते हैं और जब वो वहाँ पहुँचते हैं यात्रा में तो उनको पता चलता है कि उनका टिकट जो है वो फर्जी था और उनको बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है और उनके साथ ही साथ उनके दर्शन भी बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं। इसको देखते हुए सरकार की तरफ से जो निर्देश प्राप्त हुए उसमें लगातार हम ऐसी वेबसाइट्स जो बनाते हैं जो फेक बनाकर चारधाम यात्रा के नाम पर फर्जी टिकट कराना या हेली टिकट्स को अवेलेबल कराना या श्री केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए टिकट्स को अवेलेबल कराना, खासकर इस तरह का देखते हैं काफ़ी प्रलोभन भरे प्रचार प्रसार। ऋषिकेश में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से जुड़ी पावन गाडू घड़ा तेल कलश यात्रा पहुंची, जहां श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। नरेंद्रनगर राज दरबार से शुरू हुई इस यात्रा में इस बार खास बदलाव देखने को मिला और पहली बार बनखंडी रामलीला ग्राउंड में कलश के दर्शन कराए गए। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़े और पूरा क्षेत्र जयकारों से गूंज उठा। अब यह पवित्र कलश मुनिकीर्तों और शत्रुघ्न मंदिर के लिए रवाना होगा, जहां से विभिन्न पांडवों के बाद बद्रीनाथ धाम पहुंचेगा। उधम सिंह नगर के जसपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में चयनित छात्र नमन कुमार को सम्मानित किया गया है। वहीं तहसील परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों की फूल मालाएं और अंग वस्त्र देकर उसका उत्साहवर्धन। नमन ने अपनी मेहनत और लगन से यह सफलता हासिल कर क्षेत्रों का नाम रोशन किया है। वहीं एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखता है, जिसकी उपलब्धि है खास बन गई है। इस मौके पर सभी ने उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मैं मारिया स्कूल में पढ़ता था और मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन हुआ है और मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। मैं किशनपुर उधम सिंह नगर का रहने वाला हूँ। बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और ये किसान परिवार से बच्चा है नमन। ये मारिया स्कूल में 5वीं कक्षा तक पढ़ा है और नवोदय विद्यालय में इनका चयन हुआ है, तो एक खुशी का विषय है, एक हर्ष का विषय है। इसलिए इसे आशीर्वाद आज सभी ने दिया है। भारतीय किसान यूनियन ने, जो समाज सेवी हमारे अभिवक्ता हैं, सभी ने मिलकर और पत्रकार बंधुओं ने मिलकर
आज इनके जो परिवार का हौसला अफजाई करी है कि ताकि ये बच्चे का हौसला ना टूटे और आगे ये बच्चा पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बने, जो साइंटिस्ट बनने का सपना है बच्चे का। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।